how are you? I hope you all are doing great. So let's start new batch. The name of new batch is Freedom Batch. Okay. So as I announced on 10th June, 10th जून को मैंने अनाउंस किया था कि फ्रीडम बैच स्टार्ट करेंगे मिडिल जुलाई से। तो मैं देखो आ गया ना मिडिल जुलाई से। मैंने जो बोला था बात पक्की थी ना। इट मीन्स अंकित बात का पक्का है। ओके, जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। सो आज से, और ये भी बताया था मैंने कि पहले हम इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर कराएंगे। ओके, सो आप देखो अब क्या क्या कवर कराना है। कंटेंट क्या रहने वाला है इसमें। कंटेंट देखो, कंटेंट क्या है इसका। कंटेंट पहले करेंगे पोएम। पोएम जो हमने फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में पढ़ी थी ना, वही पोएम है ये वो पोएम नहीं है, ध्यान रखना। ओके, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। और इसके बाद है DT डबल A, और उसके बाद क्या कराऊंगा, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, और देन उसके बाद टैक्सेशन, टैक्सेशन ऑफ NR। ओके, पहले ये 4 टॉपिक कवर करते हैं, फिर उसके बाद कवर करेंगे लेटर ऑन जो भी मिसलेनियस में अगर कोई और भी टॉपिक बच रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वो कवर कर लेंगे। ओके, अब इसके देखो किस किस के लिए एप्लीकेबल है ये। CA फाइनल और CMA फाइनल और CS प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल तीनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है ये क्लासेस। जो जितना भी कराऊंगा तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। ओके, तीनों को ध्यान में रखते हुए कराऊंगा। ओके, किसको क्या कराना है क्या नहीं कराना, और बता भी दूंगा किसको क्या पढ़ना है किसको क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो आज पोएम करेंगे। पोएम मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, पहला टॉपिक होने वाला है आज पोएम। पोएम अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, अब पोएम की जरूरत क्यों पड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक समझते हैं क्यों इसकी नीड क्यों पड़ी। कुछ तो ऐसा कमी रही होगी ना इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट को पोएम लाने की जरूरत पड़ी। ओके, तो क्या जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या रीजन है उसके, तो ध्यान सुन देखो। अब देखो क्या था, जैसे ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी। ओके, अब अगर ये कहीं बाहर करती है, आउटसाइड इंडिया में भी क्या करती है, बिजनेस करती है, क्या करती है, एक्सपेंड करती है बिजनेस को, लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, UK और क्या गया, हांगकांग। ओके, तो अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया से कहीं और दूसरे विदेशों में भी क्या करती है, बिजनेस करती है, तो इसकी क्या है, ग्लोबल इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। ओके, तो इसने क्या सोचा, अभी यहाँ से कहीं भी बिजनेस करे, और इसका क्या, और इसका ये कंपनी कहाँ पर है, कंपनी इंडिया में, तो ये कहीं पर भी बिजनेस करे, वो जो वहां से जुड़ी जो इनकम आएगी ना आउटसाइड इंडिया से भी, वो सारी इनकम क्या हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्या हुआ, देखो, तो इसने इंडियन कंपनी ने क्या सोचा, उससे बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए इसने क्या किया, इसने आउटसाइड कंट्री में क्या कर दिया, अपनी एक कंपनी बना ली, दूसरी कंट्री में ही क्या बना ली, अपनी दूसरी कंपनी बना ली, कंपनी फॉर्म कर ली कहां पर, आउटसाइड इंडिया। किस लिए, टैक्स से बचने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इनकम होगी आउटसाइड जो की है, ठीक है, वो भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी टैक्सेबल हो रही है।
तो उससे बचने के लिए क्या कर दिया इसने, आउटसाइड इंडिया में अपनी क्या कर ली, इनकॉर्पोरेट कर दी कंपनी। ओके, ताकि क्या हो, टैक्स से बच सके। ओके, टैक्स से बचने के लिए, टैक्स की चोरी करने का क्या है, एक तरह से क्या है, टैक्स से बचना। ओके, नोट चोरी भी नहीं कह सकते। ओके, तो इसी को क्या है, गवर्नमेंट, तो ऐसी काफी सारी कंपनियां जिन्होंने क्या किया, अपनी डमी कंपनियां बनानी शुरू कर दी, कहां पर, आउटसाइड इंडिया में। लेकिन उनका क्या था, उनका जो मैनेजमेंट था, उसका जो डिसीजन मेकिंग था, वो कहां पर, इंडिया में हो रहा था। और उनका जो मेन जो ऑफिस था वो इंडिया में सेटअप था, बट कंपनी कहां पर इनकॉर्पोरेट कर दी उसे, आउटसाइड इंडिया में। ओके, सिर्फ किस लिए, टैक्स से बचने के लिए। ओके, तो अब क्या है, इसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल जो भी हो रहा था इंडिया से हो रहा था। ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, गाइडलाइंस लाई, गवर्नमेंट लाई गाइडलाइंस कौन सी, पोएम की, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, और इसमें क्या था, और इसमें क्या है, देखो इसमें जो इंडिया में टैक्स कैसे लगता था, इसमें लगता था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पर। ओके, किसके, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पर देखो आउटसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या गाइडलाइंस है, यहाँ पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये वाला ये क्या चल रहा है, वहां पर ये रूल चल रहा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है। ओके, तो ये क्या हो रहा था, ये दोनों प्रोविजन कंफ्लिक्ट हो रहे थे। अब ये दोनों प्रोविजन जब कंफ्लिक्ट हो रहे थे, यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट थी, तो इसी ने ये वाला कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया। अब ये कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया और उसकी रिगार्डिंग क्या है, कुछ गाइडलाइन इशू कर दी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या है, नॉन रेसिडेंट है, NRI, फॉरेन कंपनी है। अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो रेसिडेंट मानी जाएगी, और रेसिडेंट मानी जाएगी वो उसकी जो जितनी भी ग्लोबल इनकम होगी वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। ओके, तो ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से पोएम लाया गया है। ओके, तो पहले अब ये बेसिक तो ये था यहाँ पर, और क्या है इसमें कुछ नहीं, बस नहीं था क्या, सिर्फ टैक्स से बचने के लिए क्या, एक इंडियन कंपनी, और काफी सारी क्या होता है, फॉरेन कंपनी भी ऐसी करती है इंडियन कंपनी के साथ, वो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म कर दी कंपनी, और उसका मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और उन्हें दिखा रहे हैं कि फॉरेन कंपनी है। ओके, ये तो यहाँ पर क्या है, कंपनी अगर बोलते हैं कि ये फॉरेन कंपनी है, तो उसे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा खुद को कि मैं फॉरेन कंपनी हूँ। कैसे, तो गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन इशू करती है, वो गाइडलाइन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो गाइडलाइंस फुलफिल नहीं होती है तो क्या है, तो कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी, और रेसिडेंट हो जाएगी तो इंडिया में भी उसकी जितनी भी ग्लोबल इनकम होगी क्या हो जाएगी, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, यही कंसेप्ट है पोएम लाने का मेन मोटिव। ओके, तो अब देखो, अब पहला किसके ऊपर पोएम आपकी अप्लीकेबल नहीं है, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, देखो पोएम डज नॉट अप्लीकेबल ऑन foreign company whose turnover and gross receipt does not exceed ₹50 करोड़। ओके, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है और उसकी इनकम, उसकी मतलब ग्रोस रिसीप्ट और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो उस फॉरेन कंपनी के ऊपर पोएम अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, इस पर कौन सा प्रोविजन लगेगा, इस पर नॉर्मल प्रोविजन, जो नॉर्मल प्रोविजन है ना इसके लिए, वही अप्लीकेबल हो जाएगा, नॉर्मल प्रोविजन। ओके, ये ऑलमोस्ट 14 पेज का है,
टॉपिक, और ये सिर्फ 2 पेज में खत्म हो जाएगा। मैंने इसके नोट्स बना दिया है, दिखाऊं नोट्स आपको, ये देखो 1 पेज 2, पूरा पेज भी नहीं है, ओके 2 पेज में ही खत्म हो जाएगा पूरा ये पोयम। अब देखो अभी किस किस कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है, देखो कौन कौन सी कंपनी है इसमें। अभी देखो किस पर अप्लीकेबल नहीं है, LLP, फर्म, इंडिविजुअल और कोई है, ये सिर्फ किसके लिए, इनके ऊपर पोयम अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, कंपनी के ऊपर। और कोई कंपनी है तो उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा पोयम, ओके। और उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और वो फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। और यहाँ पर इसमें इंडियन कंपनी तो ऑलवेज क्या है, रेसिडेंट होगी कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट कंपनी है, तो ये इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे प्रोविजन, ओके। और क्या है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट कंपनी, तो इसके ऊपर पोयम अप्लीकेबल नहीं होगा, ओके, इंडियन कंपनी के ऊपर। और क्या है, सेक्शन 6 क्लाउज 3 में क्या, इसमें क्या मेंशन है, देखो इसमें मेंशन है, अगर इफ एनी कंपनी cover under poem that is considered रेसिडेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी पोयम में कवर हो जाती है, मतलब उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाती है, तो कौन सी कंपनी बन जाएगी, रेसिडेंट कंपनी बन जाएगी, ओके। और डिटर्मिनेशन ऑफ पोयम इज एनुअल एक्टिविटी। अब क्या है, अब जो ये डिटर्मिनेशन ऑफ पोयम है, ये हर ईयर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हर साल चेक करना पड़ेगा। जैसे कोई फॉरेन, जैसे नहीं रेसिडेंट स्टेशन में पढ़ते हैं, तो उसमें हर साल क्या रेसिडेंट चेक करना पड़ता है, तो वैसे ही कंपनी का भी हमेशा हर साल जो भी फाइनेंशियल होगा, जिस ईयर में क्या टैक्स पे करना, उसी ईयर में क्या करना पड़ेगा, इसका क्या डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा एवरी ईयर। ये एनुअल एक्टिविटी है, हर साल चेक करना पड़ेगा उसका पोयम, ओके। और क्या देखो, और इसका फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट 40%, इवन इफ इट इज रेसिडेंट ड्यू टू पोयम। अगर ये पोयम के वजह से भी रेसिडेंट हो जाती है, और रेसिडेंट जो रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी है, उस पर टैक्स कितने परसेंट है, 30% है, ओके। और अगर ये कोई फॉरेन कंपनी रेसिडेंट भी हो जाती है, तो उस पर 40% ही लगेगा, उस पर 30% नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लॉस है इसका, ये की बात है 40%, ओके। सो अभी पहले तो इसमें ग्लोबल इनकम कितने पे टैक्सेबल हो जाएगी, 40% के ऊपर ही टैक्सेबल होगी, ओके। अगर यहाँ पर पोयम की वजह से रेसिडेंट हो जाती है, तो कंपनी उस पर टैक्स रेट कितना 40% ही अप्लीकेबल होगा, जितना फॉरेन कंपनी पर अप्लीकेबल होता है। कोई उसे रिबेट, कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने क्या था, उसने टैक्स से बचने के लिए अपनी कंपनी को फॉर्म किया था वहां पर आउटसाइड इंडिया में। और लेकिन उसके प्लेस जो भी जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी उसके डिसीजंस हैं, और जो भी उसके मेन
शेयर होल्डर्स हैं जो कहाँ पर इंडिया में है, तो और क्या उसका मैनेजमेंट कहाँ पर इंडिया में है, तो क्या है, तो टैक्सेबल कहाँ पर हो जाएगी, इंडिया में भी होगी। उसकी ग्लोबल इनकम कितने से परसेंट से टैक्सेबल होगी, 40% से होगी। ओके, और फॉरेन कंपनी मीन्स ये अलग है पॉइंट। ओके, फॉरेन कंपनी मीन्स अदर देन इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। ओके, इट मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस एंड मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो क्या है, वो फॉरेन कंपनी है। ओके, तो पहले वीडियो पॉज कर लो, इतना लिख लो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। करो जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या आएगा, HUL। ओके, ये ना तो LLP पे एप्लीकेबल होगी, ना फर्म पर, ना HUL पर। ओके, करो जल्दी से। अब देखो पोएम की गाइडलाइंस क्या है जो गवर्नमेंट ने इशू की है। देखो ध्यान देखना है, क्या गाइडलाइंस है, फॉरेन कंपनी, इसकी गाइडलाइंस है। अगर वो फुलफिल करनी गाइडलाइंस तो ये कौन सी मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। ओके, गाइडलाइंस है इसकी, पहला है गाइडलाइन, कंपनी engage in active outside India। ओके, अगर कंपनी इंगेज और एक्टिव बिजनेस होगा ना, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, क्या एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ओके, तो क्या है, फॉरेन कंपनी है। ओके, और उसके बाद क्या है, दूसरा है पोएम कैन बी assumed outside India if company engage in active business outside India, और क्या है, if majority of board meeting outside India। मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहाँ पर हो रही है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है। मेजोरिटी का मतलब आधे से ज्यादा मीटिंग कहाँ पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। और उसका कंपनी कहाँ पर एंगेज और एक्टिव है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते तो क्या कौन सी कंपनी बन जाएगी, NR बन जाएगी ये।
नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, सिर्फ अब क्या है इसमें, ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद और क्या है, 4 कंडीशन और है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ओके, ये तो ये कंडीशन थी अलग, और इसके बाद 4 कंडीशन और है। ओके, अगर वो फुलफिल कर ली ना तो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी फॉरेन कंपनी। ओके, और उसमें मोनियम और क्या इसमें क्या क्या था, इसमें था ये हेडिंग है, फॉरेन कंपनी कब बनेगी, उसकी गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस है कंपनी इंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और दूसरे में क्या है, दूसरे में कंपनी इंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और क्या है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग होने, शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं, जो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होते हैं जिसमें क्या है, कंपनी के रिगार्डिंग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग का होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया। मतलब जैसे अगर यहाँ पर इंडिया में कितनी है टोटल बोर्ड मीटिंग कितनी है, 8 हुई है। ओके, और 8 में से कम फॉरेन में कितनी होनी चाहिए, फॉरेन में होनी चाहिए 8 में से 5 बोर्ड मीटिंग, मेजोरिटी में 5 होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, तो तब मानेंगे क्या कि वो फॉरेन कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर ये कंपनी को ये प्रूव करना है कि मैं फॉरेन कंपनी हूँ। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है, तो प्रूव करना है, फॉरेन कंपनी को प्रूव करना है यहाँ पर कि अगर तुम फॉरेन कंपनी खुद को बोल रहे हो तो यहाँ पर बताओ। और फॉरेन कंपनी क्यों बता रहा है कि वो टैक्स से बचना चाहता है, इसलिए टैक्स ना देना पड़े उसे। ओके, वो गवर्नमेंट को क्या है, पागल बनाना चाहता है, गवर्नमेंट थोड़ी ना पागल है, और उसे थोड़ी सी भी गवर्नमेंट को पता चला है इसमें ये कमी है तो तुरंत ही नोटिफिकेशन ला देती है, तुरंत ही चेंज कर देती है ना। तो ये था। अब इसके बाद 4 कंडीशन है, वो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे, पर इतना लिख लो, जल्दी लिखो। अब देखो, अब वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं जो फुलफिल करनी है। देखो, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब मानेंगे कि बिजनेस एक्टिव कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, इट मीन्स फॉरेन कंपनी। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहला है पैसिव इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कितनी है, लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। अगर कंपनी की पैसिव इनकम चाहे वो इंडिया में अर्न की हो या आउटसाइड इंडिया की हो, दोनों किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% ऑफ टोटल इनकम। उसकी जो टोटल इनकम है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम कौन कौन सी होती है, देखो पैसिव इनकम लिख लो, इन्हें याद भी रखना है तुम्हें पैसिव इनकम को। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गई, और रॉयल्टी के बाद क्या आ जाएगा, रॉयल्टी के बाद हो गया कैपिटल गेन हो गया, और इसके बाद ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या सेल और एंड परचेज। ओके, अभी समझाऊंगा एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब इसमें क्या लिखा। देखो पैसिव इनकम
पैसिव इनकम का मतलब वो इनकम होती है जो इसका मेन बिजनेस कोई और है, लेकिन पैसिव इनकम किसी और सोर्स से आ रही है, तो ये पैसिव इनकम होगी। ओके, जो किसी और मेन बिजनेस से इनकम ना आके दूसरे सोर्सों से आ रही इनकम, जो दूसरे सोर्सों से इनकम आ रही है वो पैसिव इनकम है। सपोज ये कंपनी है, ये कंपनी है ए लिमिटेड। ओके, इसका बिजनेस किस चीज का है? इसका बिजनेस है सेल परचेज का। ओके, सेल परचेज करना गुड्स का है। ओके, बट इसका सेल परचेज का बिजनेस है, गुड्स सेल परचेज करना। ओके, बट ये क्या है, अब इसकी इनकम किसके? रेंट से भी आ रही है, इंटरेस्ट से भी आ रही है, डिविडेंड से भी आ रही है, प्रोफिट से भी आ रही है, कैपिटल गेन से भी आ रही है, और ट्रांजेक्शन विद एसोसिएट एंटरप्राइज से भी आ रही है। तो जो इसके अलावा कोई और इनकम होगी तो वो सारी इनकम क्या हो जाएगी? पैसिव इनकम हो जाएगी वो सारी इनकम। ओके, तो ये पैसिव इनकम। और यहाँ पर जो क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन विद एसोसिएट एंटरप्राइज। इसका मतलब इसका कोई एसोसिएट है, एंटरप्राइज है। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या? यहाँ पर अभी ये समझो कोई ब्रांच है कंपनी की एसोसिएट में। ओके, इसका मीनिंग तो बहुत कुछ कहता है। सेक्शन 92 आई थिंक सेक्शन 92 में है एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है। ओके, इसमें अभी एसोसिएट का मतलब ये समझो कि ब्रांच है कंपनी की। ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है इसके अगर 26% शेयर होल्डर है किसी कंपनी में तो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। और क्या, अगर 90% से ज्यादा दूसरी कंपनी से परचेज कर रहे हैं तो भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। ओके, तो ये होता है मेन मतलब, तो ये होता है। अभी से किसका मतलब ये समझो कि ब्रांच है ये। ओके, जब एसोसिएट एंटरप्राइज कराऊंगा ना ट्रांसफर प्राइसिंग में, तब वहां समझेंगे अच्छे से। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, सपोज इसने क्या किया, जो ये ए लिमिटेड है, इसकी जो आउटसाइड इंडिया में जो कंपनी वो है एसोसिएट एंटरप्राइज है, ब्रांच है, वहां पे क्या कर रहे हैं, ये क्या किया इसने, वहां से परचेज किया है। ठीक है, वहां से परचेज किया है, फिर उसको मॉडिफाई कर दिया है, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है किसमें, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं जो वहां से क्या किया, इंपोर्ट किए आउटसाइड से अपनी ब्रांच से। अब उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसी को तुरंत उसी को ही बेच दिया है, जहां से इंपोर्ट किया उसी को तुरंत ही बेच दिया है। तो ये हो गया पैसिव इनकम। वहां से जो प्रॉफिट ड्राइव होगा ना, तो वो प्रॉफिट क्या है, पैसिव इनकम मानी जाएगी वहां की। सेल परचेज दोनों होना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर सिर्फ सेल दिया होगा तो इग्नोर कर देंगे, और सिर्फ परचेज दिया होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज दिया होगा और सिर्फ सेल दिया होगा सिंगल तो इग्नोर कर देना। अगर दोनों दिया, सेल परचेज दिया है और फिर इनकम दी है, तो उसे कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्या है इसका, दूसरी कंडीशन है असेट्स इन इंडिया लेस देन होनी चाहिए 50% ऑफ टोटल असेट्स। जो टोटल असेट्स है उसका 50% जो असेट्स है उसकी इंडिया में 50% से कम होनी चाहिए असेट्स। टोटल असेट्स का 50% का पोर्शन उसके कम होना चाहिए। मतलब ये है इंडिया, ये फॉरेन कंपनी, फॉरेन। ओके, टोटल असेट्स कितनी है, टोटल असेट्स ले लेते हैं। टोटल असेट्स है सपोज 40 लाख। ओके, 40 लाख, तो इसका मतलब 40 लाख है, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, या तो 15 लाख होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए 20 लाख 18 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब 50% से कम होनी चाहिए इंडिया के अंदर टोटल असेट्स का पोर्शन। असेट जो टोटल असेट्स है फॉरेन कंपनी की, उसकी टोटल असेट्स 50% से कम होनी चाहिए इंडिया में, ये ध्यान रखना है। ओके, तो वो क्या मानी जाएगी, और ये सारी चारों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तब मानी जाएगी। वो क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितना है, लेस देन होना चाहिए 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉई। ओके, टोटल एम्प्लॉई, इसका मतलब क्या है, जो टोटल एम्प्लॉय है उसका 50% से कम एम्प्लॉयज कहां पर होनी चाहिए, इंडिया में एंगेज होने चाहिए उसके। इसका मतलब टोटल है, जैसे फॉरेन कंपनी के टोटल एम्प्लॉय 100 है। ओके, उसके 40 इंडिया में और 60 आउटसाइड है, तो ये 40% का क्राइटेरिया क्या 50% का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना।
50% से कम है ना इंडिया में कम है, तो इसका मतलब वो फॉरेन कंपनी है। ओके, अब इसके बाद क्या है, फोर्थ है। अब इसमें एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉय इंक्लूड होते हैं, देखो ये भी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और क्या रेसिडेंट एम्प्लॉय। रेसिडेंट एम्प्लॉय का मतलब वही जो नॉर्मली किसमें कंपनी में काम करते हैं। ओके, वो हो गया रेसिडेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हायर किया है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। ओके, वो भी एम्प्लॉय को कंसीडर करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेरोल एक्सपेंस इन इंडिया लेस देन कितना होना चाहिए, 50% ऑफ टोटल एक्सपेंस, 50% ऑफ टोटल एक्सपेंस, टोटल पेरोल आएगा, पेरोल एक्सपेंस। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे टोटल कितना है, टोटल सैलरी एक्सपेंस में कितनी जा रही है, 50 लाख जा रही है। ओके, 50 लाख टोटल जा रही है। ओके, उसका इंडिया में उसका एक्सपेंस कितना है, इसका पेरोल एक्सपेंस मतलब सैलरी कितनी जा रही है उसकी जा रही है 15 लाख, 20,000, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 23 लाख, ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस पेरोल पे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं टोटल, उसका 50% से कम एक्सपेंस इंडिया में इनकर होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया, अगर ये चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो उसका क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगी और उसकी सारी ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इन इंडिया। ओके, तो ये था पेरोल का कंसेप्ट, आई मीन पेरोल का नहीं, ये था पोएम का कंसेप्ट। ओके, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी है यहाँ पर, और ये चारों फुलफिल कर ली तो कौन सी कंपनी की कौन सी बन जाएगी, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ओके, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो उसकी सारी इनकम ग्लोबली जितनी भी आती है उस कंपनी से सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ये सारी गाइडलाइंस थी, और यही सब क्या करना है तुम्हें, एक बार ओवर क्या लेना, गो थ्रू कर लेना बुक की, जो बुक में है उसका एक बार थ्योरी खुद से पढ़ लेना है, सब यही मिलेगा, इसी को याद करना है। मेन इंपोर्टेंट ये है, और इससे पहले वाला जो कराया था वो है। ओके, एक्टिव बिजनेस और क्या है, कहां पर है, और उसके मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कहां पर है, आउटसाइड इंडिया में, तो क्या है, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 नंबर का आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें कितना दे दूंगा, स्टार 4 स्टार दे देता हूँ, 4 स्टार है, इतना समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सीए फाइनल में भी आते हैं, और सीएमए फाइनल में आप 5 के क्वेश्चन उठा के देख लेना, और सीएस प्रोफेशनल में भी आते हैं यहाँ से। ओके, तो अब वीडियो पॉज कर लो और इसे लिख लो, और इसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो कवर कराऊंगा इसके। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, और इसे तो रट लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना तो पहले तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा, वहां पर पहले ये देना है, फिर उसके बाद निकालना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है इसकी टोटल इनकम में से उसकी पैसिव इनकम कितनी है, 50% से कम होनी चाहिए, और क्या है, और टोटल असेट्स इंडिया में 50% कम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया में 50% से कम होने चाहिए, पेरोल एक्सपेंस भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और पैसिव इनकम में देखो क्या खासियत है, इसमें इक्वल टू लेस देन है, और किसी में इक्वल टू लेस देन नहीं मिलेगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, यहाँ पर लिखो जल्दी से।
आप देखो यहाँ पर लिख लो क्या, इफ ऑल 4 conditions are satisfied by foreign company, then such company will be considered as engaged and inactive business outside इंडिया। ओके, तो क्या है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेती है कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो क्या कंसीडर की जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी कि उसका वो इंगेज और इनएक्टिव बिजनेस कहाँ पर है, उसका आउटसाइड इंडिया है, और उस पर जो एनआर के प्रोविजन है और किसके फॉरेन कंपनी के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे, और पोएम का कंसेप्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब लिख लो जल्दी से, देखो अब ये पोएम कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2-4 है वो करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो फॉरेन कंपनी है उसे क्या है, खुद को प्रूव करना है कि वो फॉरेन कंपनी है। ओके, और फॉरेन कंपनी प्रूव नहीं कर पाई तो उस पर क्या है, पोएम का कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा, और अप्लीकेबल होगा तो उसकी टैक्स इनकम कितने रेट से टैक्स हो जाएगी, 40% से होगी। इवन इफ वो क्या हो जाती है, रेसिडेंट भी हो जाती है, क्योंकि उसने टैक्स से बचने के लिए आप खुद को कहाँ पर इन्फॉर्म कर रखा है, फॉर्म कर रखा है आउटसाइड इंडिया में। ओके, और क्या इसकी लिमिट क्या थी, बेसिक लिमिट बोले तो 50 करोड़ से कम एक्सीड, अगर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करते ज्यादा ऑन फॉरेन कंपनी, तो वो पोएम उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जिसकी ग्रोथ रिसीट और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो उस पर पोएम अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, और पोएम हमेशा फॉरेन कंपनी पे अप्लीकेबल होगा। किस पर अप्लीकेबल होगा, फॉरेन कंपनी पर, क्योंकि रेसिडेंट कंपनी तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया है। ओके, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी को खुद को प्रूव करना है यहाँ पर कि वो क्या है, फॉरेन कंपनी है, और उसकी कुछ गाइडलाइंस है, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा पूरे 8 से 10 नंबर का आएगा। ओके, उसमें आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, आपको खुद से ये लिखना है, और उसके बाद आपको फिर वो कैलकुलेट करके बताना है, और फिर उसके ऊपर आपको क्या देना, वहां पर ये बताना है कि ये रेसिडेंट है या नहीं है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पोएम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.